आज फाइट फॉर राइट कैंपेन के यूट्यूब चैनल पर आप एक नया चेहरा देख रहे हैं। मेरा नाम दीपक आहूजा है। मैं एडवोकेट कीर्ति आहूजा का छोटा भाई हूँ। आज एडवोकेट कीर्ति आहूजा इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है अपडेट्स करने के लिए, तो मैं उनकी तरफ से अपडेट शेयर करने आया हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर एडवोकेट कीर्ति आहूजा कई सालों से सोशल और लीगल अवेयरनेस की वीडियोस पब्लिश करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे लीगल सिस्टम को मिसयूज़ ना किया जाए, फेक्स और फॉल्स केसेस ना किए जाएं, लोगों को ना फंसाया जाए, ताकि जो एक्चुअली विक्टिम्स हैं किसी क्राइम के, वो सिस्टम्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। बट आज मैं आपको ये अपडेट देने आया हूँ कि इस कैंपेन के फाउंडर श्री RM मिश्रा अंकल उन और मैनेजर एडवोकेट कीर्ति आहूजा और उनकी पूरी टीम ऑफ एडवोकेट्स को एक फॉल्स केस के अंदर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये फॉल्स केस क्या है? ये फॉल्स केस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को एक फैमिली ने एक क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश करके उनको जेल के अंदर डाल दिया। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है क्या? दिस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इज बिटवीन द कंप्लेनेंट्स फैमिली एंड मिश्रा अंकल एंड हिज सिस्टर, एंड द प्रॉपर्टी इन कंसर्न इज द प्रॉपर्टी इन वाघोली पुणे, जिसका आप न्यूज़ पे देख रहे हैं, जिसको एक आश्रम की तरह पोर्ट्रे किया गया। वो आश्रम नहीं, रेजिडेंस है। मैं रेजिडेंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी रेजिडेंस पे कंप्लेनेंट के फादर, मदर और ब्रदर 2012 से रिजाइड करते थे। आज उनके लिए अचानक से ये प्रॉपर्टी आश्रम बन गई। और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट क्या था? कंप्लेनेंट की फैमिली मिश्रा अंकल की फैमिली को पास 25 साल से जानती थी और पिछले 13 साल से उनके साथ इसी प्रॉपर्टी में रिजाइड कर रही थी। तब तक उनके लिए ये रेजिडेंस था, आश्रम नहीं था। आज कंप्लेंट में ये आश्रम हो गया। इसी प्रॉपर्टी में कंप्लेनेंट के फादर और कंप्लेनेंट के ब्रदर का पार्ट ओनरशिप है, अलॉन्ग विद मिश्रा अंकल एंड मिश्रा अंकल की सिस्टर। अब ओवर द 25 इयर्स ऑफ एसोसिएशन विद मिश्रा अंकल, इन्होंने, इस कंप्लेनेंट की फैमिली ने छोटे छोटे अमाउंट करके मिश्रा अंकल और उनकी सिस्टर से लोन लेते रहे। मिश्रा अंकल बार बार उनसे वो लोन चुकाने की बात करते रहे, पर जो कंप्लेनेंट के फादर हैं बहला फुसला के कि हम उनको पैसे दे देंगे, बाद में दे देंगे, आगे उस चीज़ को एक्सटेंड करते रहे। बात बढ़ी कब? जब 2024 में पता चला कि मिश्रा अंकल के पैसों को ही कंप्लेनेंट के भाई ने मिसयूज़ किया, लूज कर दिया। तब मिश्रा अंकल बहुत एक्टिव हुए और उन्होंने पैसे अपने मांगने शुरू कर दिए कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब अपने पैसे चाहिए। ऐसे में कंप्लेनेंट के फादर ने और उनके ब्रदर ने कमिट किया कि इस प्रॉपर्टी में जो उनका ओनरशिप है, स्मॉल ओनरशिप राइट है, वो मिश्रा अंकल जी और उनकी सिस्टर को वो ट्रांसफर कर देंगे। इन टर्न वो लोन माफ कर दिया जाए, तो प्रॉपर्टी लोन के बदले वो अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा ट्रांसफर कर देंगे। इस चीज को मानने के बाद भी उन्होंने अपना प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर नहीं किया। सिमिलरली कंप्लेनेंट का भी एक छोटा हिस्सा इस प्रॉपर्टी में है। जिस प्रॉपर्टी को आश्रम बताया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी में कंप्लेनेंट का भी ओनरशिप था। कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट में इसको आश्रम डिक्लेयर कर दिया। मतलब अपने पेरेंट्स का जो रेजिडेंस रहा 13 साल, उसको अचानक से अपनी कंप्लेंट में फॉल्सली एक आश्रम पोर्ट्रे कर दिया, और जिसने 2025 में उसको ट्रांसफर कर दिया टू मिश्रा अंकल एंड हिज सिस्टर फॉर अ कंसिडरेशन। कंप्लेनेंट ने 2025 में प्रॉपर्टी का शेयर बेचने के बाद मार्च में मुझसे बात की है एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने उनको पूरी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करके दी है। कंप्लेनेंट ने उस कैलकुलेशन के बेसिस पे थोड़ा एडिशनल अमाउंट इंक्लूड करके इंटरेस्ट का वो डिपॉजिट करवाया है, और उस चालान की कॉपी मेरे पास भी है। 2012 से जब वो रह रहे थे, तो कंप्लेनेंट के फादर और मिश्रा अंकल जी साथ में कई बिजनेसेस में पार्टनर्स थे। अब ओवर द ईयर्स जब वो साथ में बिजनेस करते थे, तो मिश्रा अंकल जी को ये भी विश्वास था, क्योंकि वो हेल्थ कंसर्न्स थे, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कंप्लेनेंट के फादर में ट्रस्ट रखते हुए उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दी कि वो ट्रांजैक्शंस जो उनके बिजनेस की करनी है, उसके लिए वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतना विश्वसनीय रिलेशनशिप था दोनों फैमिलीज के बीच में। बट आज उसको इतना गंदा क्राइम बता के लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। मिश्रा अंकल ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी कंप्लेनेंट के फादर से वापस ले ली, रिवोक कर ली, और बोला कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तुम मेरे और मेरे सिस्टर का पैसा जल्दी से वापस करो और इस चीज को सेटल करो।
तब कंप्लेनेंट के फादर ने कमिट किया कि वो अपना और कंप्लेनेंट के भाई का इस प्रॉपर्टी में जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर देंगे मिश्रा अंकल जी को। अब ये जब कमिटमेंट कर दी उसके बाद भी कंप्लेनेंट के फादर ने उस कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं किया, वो लड़ते रहे। वो इस प्रॉपर्टी से जुलाई 2025 में लड़के चले गए। मीडिएशन चला, कैसे चला? क्योंकि और एक प्रोजेक्ट है नेरल में, नेरल महाराष्ट्र में, जहां पे बहुत सारे पार्टनर्स के साथ एक प्रॉपर्टी जहां पे कंस्ट्रक्ट हो रही है, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें मिश्रा अंकल और कंप्लेनेंट के फादर का ओनरशिप है। बाकी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मीडिएशन ट्राई की, 2024 से ये मीडिएशन चलता रहा। हम मिश्रा अंकल ने और उनकी फैमिली ने बहुत ट्राई किया कि जल्दी से जल्दी मीडिएशन खत्म हो, बट कंप्लेनेंट की फैमिली की तरफ से उस मीडिएशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं था, जबकि पैसे वो ओन करते थे, उनको देना था। जुलाई 2025 में कंप्लेनेंट की फैमिली, फादर, मदर और ब्रदर जब लड़के इस प्रॉपर्टी को छोड़ के चले गए, तब मिश्रा अंकल ने एक इंटीमेशन फाइल किया कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे में। उन्होंने बताया कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जिसमें एक फैमिली हमसे लड़के चली गई है और उनका इस प्रॉपर्टी में ओनरशिप है। सेम टाइम पे ये भी बताया गया कि उन्होंने अपना ओनरशिप ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया था हमारे साथ, और उसका नोटिस इस प्रॉपर्टी के बाहर लगा दिया गया कि ये प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है और जो पार्ट ओनरशिप है, पार्ट ओनर्स हैं, उन्होंने अपना प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट कर लिया। इवन वाघोली पुलिस स्टेशन में भी एक एनसी दी गई कि हमारी इस फैमिली के साथ लड़ाई हुई है और हमें डर है कि ये प्रॉपर्टी को नुकसान करने की या हमें नुकसान करने की कोशिश करते रहेंगे। मार्च 2026 तक ये मीडिएशन चलता रहा। मार्च 2026 में जब मिश्रा अंकल को लगा कि ये मीडिएशन कहीं नहीं जा रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज किसी भी एंगल से करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज मिश्रा अंकल करते जा रहे हैं, ये मीडिएशन खत्म हो गया। एंड इमीडिएटली उस मीडिएशन खत्म होने के बाद मिश्रा अंकल जी एंड उनकी सिस्टर ने वाघोली पुलिस स्टेशन में अगेन एक इंटीमेशन दिया कि भाई हमें अब लगता है कि ये मीडिएशन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में और ये पूरी फैमिली हमें फेक केसेस में फंसाएंगी, हमें डेथ थ्रेट आ रहे हैं तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। ये सब इंटीमेशन पुलिस को दिया गया और अप्रैल 2026 में, इसी साल में अप्रैल 2026 में 2 सिविल सूट्स फाइल किए गए। किसके अगेंस्ट? पहला कंप्लेनेंट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि कंप्लेनेंट ने अपना पार्ट ओनरशिप दिसंबर 2025 में मिश्रा अंकल जी और उनकी सिस्टर को ट्रांसफर कर दिया था, पार्ट पेमेंट भी ले ली थी, पर जब वो ट्रांसफर की बारी आई और उन्होंने कम्युनिकेशन काट दिया तो हमें एक सिविल सूट फाइल करना पड़ा फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है सेल का उसको परफॉर्म किया जाए। सिमिलरली अप्रैल 2026 में ही एक और सिविल सूट फाइल किया गया अगेंस्ट कंप्लेनेंट्स फादर एंड कंप्लेनेंट्स ब्रदर कि जो उन्होंने अपना लोन चुकाने के लिए प्रॉपर्टी में अपने राइट्स ट्रांसफर करने की बात की थी, उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन या फिर रिकवरी की जाए। अब आप देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, जिस प्रॉपर्टी का रेजिडेंस था यहाँ का सबका, मिश्रा अंकल जी का, कंप्लेनेंट की फैमिली का, उसको आज आश्रम बताया जा रहा है। उस फैमिली के डिस्प्यूट में सिविल सूट फाइल किए गए अप्रैल 2026 में, और आज आप देखिए अप्रैल 2026 से जून 2026 तक उन्होंने 2 महीने, सिविल सूट फाइल होने के 2 महीने में क्या स्टोरी को हर्ट करी, जिसमें उन्होंने इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को एक क्रिमिनल केस बना दिया। उन्होंने अपनी बेटी का, कंप्लेनेंट ने खुद, उस फैमिली ने अपनी बेटी का मिसयूज करके एक रेप का चार्ज लगाया। किस पर? मिश्रा अंकल जी पर। उस फैमिली ने जो साथ में 25 साल रहे, साथ में 13 साल सेम रेजिडेंस में रहे, आज उन्होंने इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को कि पैसा ना देना पड़े, अपनी बेटी के नाम पे रेप केस मिश्रा अंकल जी पे फाइल करा। और साथ ही एडवोकेट कीर्ति आहूजा, क्योंकि वो इन सिविल सूट्स में एडवोकेट थी, वो फाइट फॉर ए राइट कैंपेन की मैनेजर थी, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए उसी सेम कंप्लेंट में। सिर्फ एडवोकेट कीर्ति आहूजा ही नहीं, उनकी पूरी लीगल टीम को भी उस केस में एलिज कर दिया कि उन्होंने साथ में हेल्प की है। साथ ही उसी कंप्लेंट में, एफआईआर में, उन्होंने एडवोकेट कीर्ति आहूजा का भी नाम लिया है और पूरी उनकी टीम को भी अरेस्ट कर लिया गया, एलिज किया कि उन्होंने भी क्राइम किया। पर उनकी एडवोकेट कीर्ति आहूजा से क्या खुंदस थी, क्योंकि उनके साथ तो उनका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था। एडवोकेट कीर्ति आहूजा उन सिविल सूट में एडवोकेट थी, और दूसरा
जो पावर ऑफ अटर्नी मिश्रा अंकल जी ने कंप्लेनेंट के फादर से रिवोक की थी 2024 में, उन्होंने नई पावर ऑफ अटर्नी एडवोकेट कीर्ति आहूजा के नाम कर दी थी एंड वन ऑफ हर लीगल टीम मेंबर्स। आज इसीलिए एडवोकेट कीर्ति आहूजा एंड उनकी लीगल टीम भी इसी केस के लिए जेल के अंदर है। आप सोचिए, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कैसे एक फैमिली अपनी ही बेटी को मिसयूज करके रेप का एलिगेशन लगा के मिश्रा अंकल जी को जेल में डाल देती है, साथ में उनकी पूरी लीगल टीम को भी अंदर डाल देती है ताकि वो कोई डिफेंस ना कर सके। उनके लिए कोई कोर्ट में डिफेंस ना रख सकते, उनके लिए कोई डिफेंस टीम ना रहे। अब इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बदले जो इस कंप्लेनेंट की फैमिली ने फॉल्स रेप केस किया है और उसको कैसे पुलिस ने एग्जीक्यूट करके अरेस्ट किया है, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। मैं लॉयर नहीं हूँ, बट इतने पिछले कुछ दिनों में मुझे लॉ स्टडी करना पड़ा और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे पुलिस ने प्रोसीजरल लैप्सेस किए। कोई भी अगर एक कंप्लेंट पुलिस के साथ पास फाइल होती है किसी क्राइम की, तो पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो एक्यूज के पास जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए, बट पहले रीजंस टू अरेस्ट देती है एंड देन अरेस्ट करती है। बट इसमें एक और पेचीदगी आ जाती है। अगर आपको किसी वुमेन एक्यूज को अरेस्ट करना है, जैसे एडवोकेट कीर्ति आहूजा और उनकी पूरी लीगल टीम जो 6 के 6 लॉयर्स सब विमेन हैं, उनको अरेस्ट किया गया, नाइट टाइम में अरेस्ट किया गया, उसके लिए एक मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अगर हमें किसी विमेन को अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी जस्ट आफ्टर दी एफआईआर, अरेस्ट करने के जाने से पहले। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले एफआईआर, फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन टू अरेस्ट वुमेन आफ्टर सनसेट, गिव रीजंस फॉर अरेस्ट एंड देन अरेस्ट द अक्यूज्ड। आप ये क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि पहले कंप्लेंट होगी, उसकी एफआईआर होगी, मजिस्ट्रेट से परमिशन मिलेगी, तब जाके तो आप अरेस्ट करोगे ना किसी को। यहां पे अरेस्ट हो गई सुबह 2 बजे, रात के अंधेरे में 2 बजे अरेस्ट हो जाती है। एडवोकेट कीर्ति आहूजा और उनकी टीम पुलिस से पूछती रहती हैं कि भाई आपके पास वारंट कहाँ है, आपके पास एफआईआर कहाँ है। और जो 200 लोग उस रेजिडेंस में घुसे थे, 200 पुलिसकर्मी उस रेजिडेंस में घुसे थे, किसी एक ने भी कोई वारंट नहीं दिखाया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई। बाय अराउंड 2 AM एवरीवन इज अरेस्टेड एंड वो अरेस्ट करने के लिए 8 लोगों को आए थे, बट उस प्रॉपर्टी में जो 13 गेस्ट थे, बाकी रेजिडेंट्स थे, 25 लोगों को मिला के उठा के ले गए, अरेस्ट करके ले गए। उन 25 लोगों में एक 2 साल की बच्ची थी, एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा थी जो चल नहीं सकती थी, उनको भी रात को अरेस्ट करके ले गए। अब आप देखिए, रात को जब विमेन को अरेस्ट किया तो मजिस्ट्रेट की परमिशन होनी चाहिए। 2 बजे तक एवरीवन वाज अरेस्टेड, मजिस्ट्रेट की परमिशन मिली है 2:54 AM, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद, अरेस्ट के 1 घंटे होने के बाद मजिस्ट्रेट की परमिशन मिली है कि विमेन को सनसेट के बाद अरेस्ट कर लिया जाए। तब तक सबको ये थाने ले जा चुके थे और मजिस्ट्रेट ने अपनी परमिशन में एक एफआईआर का नंबर लिखा है। वो एफआईआर पता है कब दाखिल हुई है? 4:12 सुबह के 4:12 अरेस्ट 2 बजे, परमिशन 3 बजे, एफआईआर 4 बजे। तो मजिस्ट्रेट ने 3 बजे अपने ऑर्डर में एफआईआर का नंबर कैसे लिख दिया? और पुलिस ने विदाउट एफआईआर एक अरेस्ट कैसे एग्जीक्यूट कर दी? हम क्या पुलिस स्टेट में जी रहे हैं कि पुलिस अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है? रीजंस टू अरेस्ट 8 बजे सुबह दिए गए। आप विमेन को रात को 2 बजे अरेस्ट कर रहे हो, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई एफआईआर नहीं है आपके पास, कोई मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं है, कोई ग्रांट टू अरेस्ट नहीं है। 3 बजे परमिशन बाद में लेते हो और 4 बजे एफआईआर फाइल करते हो और 8 बजे ग्राउंड टू अरेस्ट देते हो। ऐसे लॉ चलता है क्या? मेरी खुद की बहन एडवोकेट कीर्ति आहूजा और एडवोकेट कनिका आहूजा इस फॉल्स केस के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। उनका बस यही क्राइम था कि वो सोशल और लीगल अवेयरनेस की वीडियोस पब्लिश करते हैं। जो नीडी हैं इस देश में, जो लॉ अफोर्ड नहीं कर सकते, लीगल असिस्टेंस नहीं अफोर्ड कर सकते, रेप विक्टिम्स, फिजिकल अब्यूज विक्टिम्स, उनके केसेस प्रो बोनो करते थे। आज उनकी गलती ये हो गई कि वो एडवोकेट्स थी। इससे अच्छा तो वो एडवोकेट्स नहीं बनती। उन्होंने लाइफ में अपने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसीलिए कि आज वो खुद ही फॉल्स रेप केस के अंदर जेल में चली जाए और लॉ उनको इलीगल डिटेंशन से बाहर भी नहीं निकाल पाए।
आज ये रिजल्ट मिला है मेरी बहनों को। उन्होंने इतने सैक्रिफाइस करके वो एडवोकेट्स बने। वो रेप विक्टिम्स के लिए, फिजिकल एब्यूज विक्टिम्स के लिए प्रो बोनो केसेस करते रहे, वो लीगल अवेयरनेस फैलाते रहे। आज ये हश्र है इन सब चीज़ों का। 200 पुलिसकर्मी आए 6 लड़कियों को अरेस्ट करने के लिए, 6 विमेन एडवोकेट्स को अरेस्ट करने के लिए। क्या इतनी रिक्वायरमेंट थी? रात के 2 बजे 6 विमेन एडवोकेट्स को अरेस्ट करने के लिए 200 पुलिस वाले बिना नेम टैग्स, सिविल ड्रेसेस में। आज वो विमेन एडवोकेट्स इसलिए जेल में हैं क्योंकि उनको सारी इन केसेस की सच्चाई पता है। क्या इस देश में यही रूल ऑफ लॉ रह गया कि जिसको सच्चाई पता है और जो एडवोकेट सच्चाई के लिए लड़ सकता है उसको जेल में डाल दो, ताकि सच्चाई के लिए कोई डिफेंस ही ना रह सके? आज ऐसे तो किसी भी क्राइम के लिए अगर फॉल्स एलिगेशन भी ना हो तो क्या सारे एडवोकेट्स को जेल में डाल दिया जाए जस्ट फॉर द फैक्ट कि उनको पता है कि केस के क्या फैक्ट्स हैं, ताकि वो डिफेंड ही ना कर सकें? तो पूरा लीगल सिस्टम चलेगा कैसे? मेरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप इसको स्यू मोटो कॉग्निजेंस लें और उनको जल्दी से इस इलीगल डिटेंशन से बाहर निकालो। क्योंकि हर सेकंड जो वो जेल में है ये एक ट्रैवेस्टी ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। और ये पुलिस स्टेट है और इस पुलिस स्टेट को मिसयूज कर रही है कंप्लेनेंट फॉल्स रेप एलिगेशन लगा के, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रेप का एलिगेशन बना के सबको अंदर कर दो। तो ऐसे तो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को अंदर कर दो आप। मेरी लॉयर एसोसिएशन से, सब सारे बार एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस केस के फैक्ट्स जानिए, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। और प्लीज आप अपनी तरफ से हमारी हेल्प कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। मेरी मीडिया से, खासकर मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चीज छापने से पहले दूसरी साइड की फैक्ट्स को तो जानिए। आप एक तरफा जो आपको इंफॉर्मेशन मिली जा रही है पुलिस से, आप वो छापे जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे रीच आउट कीजिए, मैं आपको इस केस के सारे एक्चुअल फैक्ट्स दूंगा, फॉल्स फैक्ट्स नहीं जो पुलिस या आपको कहीं से भी मिल रहे हैं और जो आप छाप रहे हैं। मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स दूंगा जिसके बेसिस पे आप करेक्ट रिपोर्टिंग कर पाएंगे और केस की गहराई तक जा पाएंगे।